नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित स्वागत करता हूं आपके इस अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में अपने अध्ययन करने वाले हैं राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। किस बारे में दोस्तों? तो राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में टू द पॉइंट अपने पढ़ेंगे उन सभी परीक्षा उपयोगी तथ्यों को। और ज्यादा समय जाया ना करते हुए रुक करते हैं आज के अपने सेशन की ओर। दोस्तों, आप जोश और जुनून के साथ इस सेशन से जुड़िएगा और सभी तमाम बिंदुओं को अपने कवर अप करते हैं बड़े आसानी से और टू द पॉइंट तरीके से। बहुत कम समय में बहुत अधिक जानकारी अर्जित करेंगे कि भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट परियोजना का उद्घाटन किया गया है। तो भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना, तो दोस्तों पहली है तो इसलिए विशेष है, पहली है इसलिए विशेष है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। और इस बहुउद्देशीय योजना से आपको 4 फैक्ट याद रखने हैं कि कब इसे शुरू किया गया है और कहाँ इसे शुरू किया गया है और इसे कहाँ विकसित किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। 4 पॉइंट अपन पढ़ेंगे और पूरी योजना को समाहित कर देंगे। भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन नाथपा झाकरी, ये कहाँ है दोस्तों? तो ये सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? तो सतलुज नदी पर है। नाथपा झाकरी हिमाचल प्रदेश में, वहां पर हाइड्रो पावर स्टेशन में 24 अप्रैल 2024 को इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है दोस्तों? तो नाथपा झाकरी में किया गया है। तो 24 कब किया गया? 24 अप्रैल 2024 को किया गया है। इससे आप याद रखिएगा 24/4/24, 24/4/24। इस प्रकार असाधारण तरीके से अपने कोई चीज याद करते हैं तो अपने को याद रह जाती है। 24/4/24, 24/4/24, 24/4/24, 24/4/24 को क्या किया गया है? भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों, एक बार आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे एक चीज बतलाइएगा कि ये पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है। इसकी सूचना आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देनी है कि पायलट प्रोजेक्ट अपने बहुत बार सुनते हैं, ये पायलट प्रोजेक्ट, ये पायलट प्रोजेक्ट। तो ये पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा और नेक्स्ट सेशन में मैं इसकी विस्तृत व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। हिमाचल प्रदेश में झाकरी में स्थित 1500 मेगावाट का यह सतलुज जल विद्युत निगम का प्रोजेक्ट है। किसका है दोस्तों? सतलुज जल विद्युत निगम का यह प्रोजेक्ट है, क्योंकि नाथपा झाकरी क्या कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है और सतलुज नदी पर है। अत्याधुनिक तकनीक वाला यह हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना दैनिक 8 घंटे के, एक दिन में कितने घंटे करेगा? 8 घंटे के चालन में 14 किलोग्राम हरित हाइड्रोजन उत्पादन करेगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। कुल 4 फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ उद्घाटन किया गया, कब उद्घाटन किया गया, किस नदी पर यह परियोजना है और यह प्रतिदिन कितने किलोग्राम हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगी? तो 14 किलोग्राम हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगी। तो यह है दोस्तों भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट के बारे में अपन ने पढ़ा। दूसरा फैक्ट है दोस्तों कि अयोध्या में रामलला का हुआ सूर्य तिलक। सूर्य की जो किरण आती है उससे रामलला की मूर्ति पर, मस्तक पर आपने सभी ने देखा होगा, यह जो न्यूज है काफी चर्चा में रही थी कि श्री राम लल्ला की मूर्ति पर, ललाट पर 4 मिनट तक सूर्य तिलक हुआ था। और यह जो सूर्य तिलक हुआ था कब हुआ था? तो दोस्तों रामनवमी के अवसर पर, रामनवमी के अवसर पर 17 अप्रैल 2024 को रामलला की मूर्ति पर क्या किया गया था? सूर्य तिलक किया गया था, सूर्य की किरणों से तिलक किया गया था। और यह जो सूर्य तिलक किया गया यह भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु के द्वारा निष्पादन किया गया था। और यह किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भगवान श्री राम की लला की मूर्ति पर सूर्य तिलक करने में। तो दोस्तों इसमें 4 दर्पण और 2 लेंस वाले डिजाइन से 17 अप्रैल 2024 को सूर्य की तिलक का निष्पादन किया गया। ये दोस्तों इस प्रकार डिजाइन किया गया था। ये नली थी, इसमें लेंस लगाए गए थे, 4 मिरर थे, मिरर फर्स्ट ये, मिरर सेकंड 2 और मिरर थर्ड ये और मिरर 4 ये। इस प्रकार 4 तो क्या लगाए थे? दर्पण लगाए गए और 2 लेंस लगाए गए थे। 2 लेंस, एक ये और एक लेंस यहाँ पर लगाया गया। तो ये 2 लेंस लगाए गए थे। तो मिरर से जब प्रकाश रिफ्लेक्ट हुआ तो वो मिरर पर पड़ने के बाद क्या हो जाता है? और तेज हो जाता है। फिर यहाँ पे एक लगाया गया था इस कोने में, फिर वो ऐसे आई सूर्य की किरण, फिर यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ था, उससे टकरा कर यहाँ फिर परावर्तित हुई, फिर
यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ था, उससे परावर्तित होकर सूर्य राम भगवान के मस्तक पर क्या हुआ था, सूर्य तिलक हुआ था, और यह 4 मिनट तक रहा था। और प्रतिवर्ष यह रामनवमी को ऐसा सूर्य तिलक होगा। यह किस संस्थान के द्वारा किया जा रहा है? तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न अपने लिए ये बनेगा कि भगवान श्री रामलला की मूर्ति पर सूर्य तिलक हुआ, वो किस संस्थान के द्वारा किया गया? तो भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु के द्वारा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। भारतीय पासपोर्ट बना विश्व का दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट। तो बात करें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व का दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट तो भारत का है, लेकिन पहला किसका है ये तो भी बताओ। तो पहला दोस्तों दुबई का है। अब सारे क्या बुर्ज खलीफा को देखने चले जाते हैं ना अपने, देखते हैं बुर्ज खलीफा दुबई हर कोई जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि दुबई का पासपोर्ट सस्ता है भाई, सबसे सस्ता पासपोर्ट ही दुबई का है। राजस्थान रोडवेज की टिकट ले लो और दुबई का पासपोर्ट ले लो, एक ही बात है। तो जब मन किया जब दुबई चले जाओ, ठीक है। तो यूएई का पासपोर्ट विश्व का सबसे किफायती और सबसे सस्ता पासपोर्ट है। इस प्रकार अपने को ध्यान में रखना है। और उसके बाद जो दूसरे स्थान पर है वो किसका है? भारतीय पासपोर्ट। भारतीय पासपोर्ट 1 साल की वैलिडिटी के लिए बस $1.81 यानी ₹150 देने पड़ते हैं। और इसे बनाने के लिए शुरू में अगर बनाएंगे तो ₹1505 में भारतीय पासपोर्ट क्या बन जाता है? 10 साल की वैलिडिटी के लिए बन जाता है। जबकि यूएई का 5 साल के लिए यानी 1474 शुल्क लेता है। तो इस प्रकार दोस्तों जो भारत का जो पासपोर्ट है वो दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट है। कर्नाटक गुजरात स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में देश में शीर्ष पर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा किसने बताया है? तो शोध संगठन है इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनालिसिस IEEFA द्वारा स्वच्छ ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की संयुक्त रिपोर्ट 23 अप्रैल 2024 को जारी की गई। और इसमें 21 राज्यों को शामिल किया गया था। और कर्नाटक और गुजरात के है स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में शीर्ष स्थान पर है। और दोस्तों इसमें कुछ विशेष है नहीं। इसरो ने दोस्तों ये एक चीज बताई है कि भारत का हिमालय है, जो भारतीय हिमालय है वो लगातार पिघल कर क्या हो रहा है, उसमें झीलों में जो क्या हो रखा है, झीलों में विस्तार हो रहा है। जो बर्फ है वो पिघल रही है और बर्फ से क्या बने हैं? झीलों का विस्तार हो रहा है। ऐसा किसने बताया है? इसरो ने बताया है। तो ये दोस्तों और इसके बारे में अपने क्या जानेंगे, कुछ विशेष है नहीं। ये रिपोर्ट के महत्वपूर्ण बिंदु है, ये जान लेते हैं कि इनमें 65 जिले सिंधु की, 7 जिले गंगा और 58 जिले ब्रह्मपुत्र नदियों घाटियों में स्थित है। विस्तारित जिलों में 601 जिलों का विस्तार 2 गुना से अधिक हुआ है। 10 जिले 1.5 गुना से अधिक बढ़ गई हैं। 65 जिले 1.5 गुना से विस्तार हुआ है। तो ये इस प्रकार अपने से कोई प्रश्न इनसे नहीं पुट होने वाला, तो मैंने हाईलाइट नहीं किया। जो दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बताता हूं। राष्ट्रीय तितली नामकरण सभा ने किया तितलियों का हिंदी नामकरण। तितलियों का दोस्तों नामकरण रखा गया है। तो क्या किस पर रखा गया है? तो जो इसके लिए तितलियों का नामकरण हुआ है वो हिंदी नामों की पहली सूची अप्रैल 2024 में जारी की गई है। और जो कुछ तितलियों के नाम है वो रामायण के किरदारों से प्रेरित हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है कि रामायण के जो किरदार है उनके नाम पर क्या रखा गया है? तितलियों का नाम रखा गया है। मूल स्थान से जल्दी विस्थापित नहीं होने वाली तितली गोल्डन एंगल का नाम अंगद रखा गया है। ये क्या है? जल्दी से अपने स्थान को नहीं छोड़ती है, एक जगह बैठी रहे। इसका नाम जो है वो गोल्डन एंगल है, लेकिन इन नाम क्या रखे हुए? अंगद नाम रखे हुए। एक इंगी प्रजाति की स्पॉटेड एंगल जो चित्तीदार अंगद उसका नाम रखा गया है। और एलिदा अंगल को एलिदा अंगद नाम रखा गया है। तो गोल्डन एंगल को सुनहरा अंगद के नाम से पुकारा जाएगा। तो ये दोस्तों तितलियों के नाम रखे गए हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। नाखूनों से छोटे आकार की ग्रास जवेल को रत्नमाला और 150 मीटर से ज्यादा पंख फैलाने वाली गोल्डन बर्डविंग का नाम रंगोली जटायु रखा गया है। इस प्रकार कॉमन बर्डविंग को बिंदी जटायु कहा जाएगा। अब अपन तो यही ठाकुर भी तितलियां नाम भी हुए कि गोल्डन एंगल, रत्नमाला, डोरलेट प्रजाति। अब डोरलेट प्रजाति की तितली का नाम लाडली और स्मॉलर डोरलेट का नाम छुटकी लाडली रखा गया है। स्मॉल क्यूपिड का नाम छोटा मदन, कार्नेलियन का लल्लन और ग्रास ब्लूज का नीलू और ग्रास डार्ट्स का घसियारा रखा गया है। अब ये तितलियों के नाम रखे गए हैं दोस्तों, ये रटने तो पड़ेंगे ही अगर पूछा जाए तो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। वाराणसी की तिरंगा बर्फी को
और ढलुआ धातु शिल्प। अब ये ढलुआ धातु क्या होता है? जैसे अब दोस्तों वाराणसी क्या है? बनारस धार्मिक स्थल है, और धार्मिक स्थल ढलुआ लोहे, जो ये तांबे के लोटे आते हैं, घंटियां आती है, इन्हें क्या जाना जाता है? ढलुआ धातु शिल्प के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो वहां पर उस जो तांबे की घंटियां हैं, दीपक है, ठीक है, तांबे के लोटे हैं, तांबे के पित्तल के, तो इन्हें क्या किया गया है? इनको जीआई टैग दिया गया है। और तिरंगा बर्फी को, तिरंगा बर्फी को, तो ये दोस्तों आपने को ध्यान रखना है। वाराणसी किन किन चीजों को जीआई टैग मिला है? तो तिरंगा बर्फी को और ढलुआ लोहे को। और इसमें कुछ विशेष है नहीं दोस्तों। अंटार्कटिक ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। अंटार्कटिका में खुला तीसरा भारतीय डाकघर। दोस्तों भारतीय डाक विभाग ने दक्षिण ध्रुव के पास बर्फीले महाद्वीप अंटार्कटिका में तीसरा डाकघर 5 अप्रैल 2024 को खोला है। कब खोला है? 5 अप्रैल 2024 को खोला है। यह डाकघर नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च के 24वें स्थापना दिवस 5 अप्रैल के अवसर पर खोला गया। यह डाकघर अंटार्कटिका में भारत के रिसर्च स्टेशन भारतीय स्टेशन में खोला गया है। तो दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत के 3 रिसर्च सेंटर है, उसके आप कमेंट बॉक्स के नाम से बताइएगा कौन कौन से है। भारत ने अंटार्कटिका में अपना पहला डाकघर दक्षिणी गंगोत्री 1984 में खोला था, और दूसरी शाखा उसकी मैत्री 1990 में खोली थी। और 3 जो शाखाएं वो मैं बता रहा हूं, आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताने की जरूरत नहीं है। और दोनों डाकघर मैत्री और भारतीय गोवा डाक प्रभाव के अंतर्गत है। जो पहला दक्षिणी गंगोत्री था वो 1984 में खोला गया, मैत्री 1990 में खोला गया, और दोनों डाकघर है वो गोवा डाक प्रभाग के अंतर्गत आते हैं। तो भारतीय कब खोला गया था ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। तो तीसरा रिसर्च है सेंटर था भारतीय, वो कब खोला गया। तो कुल 3 सेंटर है अपने अंटार्कटिका महाद्वीप में। भारत में लगभग 23 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र नष्ट हुआ है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच ने यह बताया है कि 23 लाख हेक्टेयर वन क्या हो चुका है? नष्ट हो चुका है। ये अपने लिए काफी नुकसानदायक बात है। डोपिंग अपराधियों की सूची में भारत शीर्ष पर। अब ये डोपिंग क्या होता है? दोस्तों जो खिलाड़ी होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं जिससे एनर्जी बूस्ट हो जाती है। तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? डोपिंग, उसे क्या कहा जाता है? डोपिंग के अंतर्गत आते हैं। जिस प्रकार कोई दमखम वाले खिलाड़ी है, रेसलर है, पहलवान है या क्रिकेटर है, वो अपनी एनर्जी बूस्ट करने के लिए कुछ ऐसी दवाओं का सेवन करते हैं जिससे क्या उन्हें एनर्जी मिलती रहे और वो अपने अच्छे तरीके से जोश और दमखम दिखा सके। लेकिन यह क्या है? अपराध के अंतर्गत आता है। और ऐसे डोपिंग का सेवन करने के लिए जो अपराधी सबसे ज्यादा अपराधी है वो उसमें भारत शीर्ष पर है। तो ये अपने लिए चिंताजनक है। तो ये एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने 2022 के प्रक्षेप आंकड़ों के आधार पर अप्रैल 2024 में अपनी रिपोर्ट जारी की है, और ऐसा उसने बताया है। रिपोर्ट से पता चला है कि भारतीय एथलीट मूत्र रक्त और एथलीट जैविक पासपोर्ट सहित एक तरीके के 4064 नमूने में 127 व्यक्तियों के नमूने प्रतिबंधित पदार्थों के लिए सकारात्मक रहे हैं। ठीक है, 4064 नमूने लिए गए थे जिसमें 127 व्यक्तियों के नमूने क्या रहे हैं कि जो पदार्थ क्या किए, जिन दवाइयों का सेवन करने के लिए मना किया गया था उनका सेवन है उनके द्वारा किया गया है। तो डोपिंग के मामले में भारत क्या है? शीर्ष पर है। 2 नंबर पर दक्षिण अफ्रीका है, 3 नंबर पर थाईलैंड है। तो ये चिंताजनक है क्योंकि जो एथलीट है वो सबसे युवा होते हैं, और अगर युवा ही इस प्रकार सेवन करते हैं तो अपने लिए चिंताजनक विषय है, क्योंकि भविष्य फिर क्या है? खतरे में है। तो ये अपने को ध्यान में रखना। CART सेल थेरेपी। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे में कैंसर उपचार के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ 4 अप्रैल 2024 को किया। उपचार की श्रृंखला का नाम CART सेल थेरेपी, जो कैंसर इम्यूनोथेरेपी उपचार है, और इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो केरल में किया गया है। कहाँ किया गया है? सॉरी, बॉम्बे में किया गया है कैंसर उपचार के लिए। कैंसर से केरल हो गया, सॉरी इसके लिए। तो दोस्तों ये था अपना आज का सेशन। इसमें अपने सभी तमाम बिंदुओं का क्या किया है? एनालिसिस किया गया है। कुछ बिंदु रहे हैं अपने उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। शैम्पेन जनजाति। तो शैम्पेन जनजाति अभी चर्चा में रही है। ये दोस्तों अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहां पर यह जनजाति पाई जाती है। चर्चा के कारण क्यों रही? क्योंकि शैम्पेन जनजाति 7 सदस्यों ने जो भी लोकसभा सीट के लिए चुनाव हुए हैं उसमें अपने मतदान का प्रयोग किया है। तो 19 अप्रैल
2024 को उन्होंने न केवल मतदान किया बल्कि चैंपियन हट नाम से मतदान केंद्र 411 पर सेल्फी भी खिंचवाई। ये वाह गजब। तो सेल्फी भी खिंचाई भाई चैंपियन जनजाति वाले लोगों ने, और लोकसभा चुनाव के इस लोकसभा उत्सव पर इन्होंने भाग लिया, इसलिए ये कह रहे हैं चर्चा में रहे हैं। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग ने अपनी विशिष्ट पहचान और लोकचार को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करने के लिए एक लोगो और आदर्श वाक्य अपनाए है। अनावरण में किए गए नए लोगों में कमल की पंखुड़ियों के आकार के स्पष्ट और ऐतिहासिक अभिलेख आयोग को ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए नोडल संस्थान के रूप में दर्शाया गया है। लोगों के मध्य सारनाथ स्तंभ है, यह रहा दोस्तों सारनाथ स्तंभ है, और भारत के गौरवशाली अतीत का प्रतिनिधित्व करता है। यंत्र इतिहास भविष्यता संरक्षित, कि हम भविष्य के लिए इतिहास को क्या रखेंगे, संरक्षित रखेंगे। इस प्रकार ये भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग ने क्या किया है, लोगों को अपनाया है। ठीक है, आदर्श वाक्य है इसका, जहां भविष्य के लिए इतिहास क्या है, संरक्षित है। इसका अर्थ क्या है, ये देखो संस्कृत में लिखा हुआ है ना, यंत्र इतिहास भविष्यता संरक्षित। इसका अर्थ है कि जहां भविष्य के लिए इतिहास संरक्षित है। और इसकी स्थापना 1919 में हुई थी, और 1919 में कौन सा आया था, मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड आया था या मार्लेमेंटो आया था, बताओ दोस्तों कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और उसमें सचिव और वायसराय कौन था, वो आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। और उस 1919 के एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए थे वो भी आपको बताना है। तो इतनी चीज आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा मेरे सभी प्रिय साथियों, मेरे प्रिय बंधुओं। न्यूज वीक अमेरिका की प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्रिका है, जिसमें अप्रैल 2024 के 1966 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने कवर पेज पर जगह दी है। इसमें प्रधानमंत्री के साक्षात्कार को प्रकाशित किया गया है। इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री जिन्हें न्यूज वीक ने कवर पेज पर जगह दी है। दोस्तों ये एक साप्ताहिक पत्रिका है, जैसे राजस्थान पत्रिका की पहले छोटू मोटू आती थी एक किताब, उस प्रकार की अमेरिका की प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्रिका है न्यूज वीक। ठीक है, उसका जो पहले पेज पर है उस पर अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटो आई थी। ठीक है, और ये ऐसे दूसरे व्यक्ति हैं, इससे पूर्व इंदिरा गांधी जी की फोटो उस पर लगी थी कवर पेज पर, और ये हर 7वें दिन क्या होती है, प्रकाशित होती है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। न्यूज वीक आप ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग, इसके लोगो क्या अपनाया गया और इसका आदर्श वाक्य क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, डोपिंग को अपने ध्यान में नहीं रखना, वाराणसी की तिरंगा बर्फी और ढलुआ धातु शिल्प को, ये इस जीआई टैग को अपने को ध्यान में रखना है। और ध्यान में रखना है दोस्तों, भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट को। तो ये था दोस्तों राष्ट्रीय परिदृश्य। कैसा लगा आपको यह सेशन, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।